अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने कुछ इफ़ेक्ट्स के बारे में स्टडी किया था, जिनमें हमने कुछ हर्डल्स के देखे थे और उन हर्डल्स को फॉलो अप करते हुए हमने चीज़ों को आगे जस्टिफाई किया था कि प्रोपेगेशन ऑफ वेव में किस तरह से हमारे पास कुछ सिंप्लीफाइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो आगे परफॉर्म होते हैं। नाउ हम मल्टी पाथ प्रोपेगेशन को डिस्कस करेंगे, उन्हीं हर्डल्स को जो कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे, जिनमें से कुछ शेडोइंग, रिफ्रैक्टिंग एंड स्कैटरिंग एंड डायफ्रैक्टिंग। तो मल्टी पाथ प्रोपेगेशन हमारे पास जो है वो डिफरेंट पाथ में प्रोपेगेट करता है सिग्नल्स को फ्रॉम सेंडर टू द रिसीवर, जिसमें हमें जो है रिफ्लेक्टिंग, स्कैटरिंग और डायफ्रैक्टिंग जो है इन डिफरेंट डायग्रामेटिकल शेप्स के ज़रिए से आपको एक्सप्लेन हो रही है कि वो किस तरह से एक वेव जो है या एक सिग्नल जो है सेंडर से रिसीवर तक पहुंचते हैं। आफ्टर दैट मल्टी पाथ प्रोपेगेशन में हमने डिले स्प्रेड को पढ़ा कि डिले स्प्रेड हमारे पास मल्टी पाथ प्रोपेगेशन में एक ऐसा इफेक्ट है कि जो कि ओरिजिनल सिग्नल्स को स्प्रेड होने के बाद डिफरेंट डिलेस के पार्ट, जो सिग्नल्स के पार्ट हैं उनको डिफरेंट डिलेस के साथ फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर सेंड करता है। जैसे कि हमारे पास एक सिग्नल प्रोपेगेट होता है इन द स्पीड ऑफ लाइट एज इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सो इसकी ट्रैवलिंग पाथ जो है वो इन डिफरेंट लेंथ के हो सकती है हिसाब से रिसीवर तक, और डिफरेंट टाइम के हिसाब से हो सकती है। तो इन तमाम इफेक्ट्स के साथ के डिफरेंट लेंथ और डिफरेंट टाइम्स के साथ जब वो सेंडर से रिसीवर तक ट्रांसमिट होते हैं तो कुछ डिले स्प्रेड्स होते हैं उसके अंदर, विच इज़ मेजरली एक्सप्लेन एज दैट, जिसमें ओरिजिनल सिग्नल जो है वो स्प्रेड होता है ड्यू टू द डिफरेंट डिलेज ऑफ पार्ट ऑफ ओरिजिनल सिग्नल्स। उसके बाद हमने पढ़ा था इंटर सिंबल इंटरफेरेंस, कि आपके पास कुछ ऐसे सिंबल्स हैं जो कि स्पेल आउट करते हैं एडजेसेंट सिंबल्स को, एंड देन फिर आपके पास जो है वो हायर सिंबल रेट जिसमें ट्रांसमिट होता है, वो क्या करता है कि इसमें एक से जो सिग्नल्स हैं वो अफेक्ट कर दिए जाते हैं बाय अदर सिग्नल्स। एक सिंबल्स दूसरे सिंबल्स के ज़रिए से या दूसरे सिंबल्स के हेल्प आउट के ज़रिए से सिग्नल्स को सेंडर से ट्रांसमीटर तक सेंड करता है। जब हमारे पास सिंबल रेट ट्रांसमिटिंग का ज़्यादा हायर होता है तो हमारे पास आईएसआई जो इफेक्ट है वो वर्स्ट तरीन इफेक्ट होता है। क्योंकि जब आपके सिंबल रेट मींस कि अगर कोई ऐसे इफेक्ट्स जो आपके ट्रांसमिशन में मौजूद है फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर सिग्नल्स के दरमियान, तो वो उन इफेक्ट्स के अंदर सिग्नल्स को ही रहने देता है और सिग्नल्स को आगे ट्रांसमिट होने नहीं देता। तो अगर ये चीज़ हमारे सामने आ जाती है तो इंटर सिंबल इंटरफेरेंस हमारे पास काफ़ी ज़्यादा वर्स्ट इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, और जिसकी वजह से जो हमारा ओरिजिनल सिग्नल है वो हम तक सही तरीके से पहुंच नहीं पाता। और आपके सिग्नल्स जो हैं जिस तरह उन सिंबल्स को हम मूव करते हैं टुवर्ड द सेंडर, तो हमारे पास उतना ही वो ज़्यादा इफेक्ट देना शुरू कर देता है, इंटरफेरेंस ज़्यादा होना शुरू हो जाती है और फिर आपका प्रॉपर तरीके से ट्रांसमिशन जो है वो परफॉर्म नहीं होती। इन अदर वे हमारे पास मोबाइल कम्युनिकेशन के अंदर सेंडर से रिसीवर तक जो सिग्नल का एक पाथ स्पेसिफाइड होता है उसके अंदर अगर कोई हर्डल या अफेक्ट आना शुरू हो जाते हैं तो आपकी रिसीविंग सिग्नल की पावर जो है वो कम हो जाती है, जिसमें आपका फेडिंग का इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। फेडिंग के इफेक्ट के अंदर हमारे पास दो किस्म के इफेक्ट आ जाते हैं, एक है शॉर्ट टर्म फेडिंग और एक है लॉन्ग टर्म फेडिंग। शॉर्ट टर्म फेडिंग आपके पास शॉर्ट रेंजेस के अंदर होती हैं, जिसमें आपके पास क्विक चेंजेस हो रही होती हैं पावर, रिसीविंग पावर के अंदर, और आपका सिग्नल जो है वो फेड होता जाता है, सिग्नल कमज़ोर होता जाता है, सिग्नल आपकी उसकी ट्रांसमिशन जो है वो प्रॉब्लम देनी शुरू कर देती है और वो फिर डिफरेंट फेजेस के अंदर शॉर्ट रेंज के अंदर चेंजेस क्रिएट करना शुरू कर देता है। तो उसकी वजह से आपका सिग्नल फेड हो जाता है और वो प्रॉपर तरीके से ट्रांसमिट नहीं हो पाता फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। लॉन्ग टर्म फेडिंग में अक्सर औकात जो सिग्नल रिसीव होते हैं वो आपके पास एडिशनल इफेक्ट जो लॉन्ग एरियाज या डिस्टिंक्ट एरियाज या डिस्टेंसेस के ऊपर, लॉन्ग डिस्टेंसेस के ऊपर जो इफेक्ट देने वाले हर्डल्स हैं या इफेक्ट्स हैं वो आपकी फेडिंग क्रिएट करते हैं। अब जब आपका एरिया या डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है सेंडर से रिसीवर तक तो आपका सिग्नल वीकन हो जाता है और उसकी वजह से फिर आपकी जो डिफरेंट इफेक्ट्स इन्वायरमेंट में आने शुरू हो जाते हैं सिग्नल को वीकन करने के लिए, तो आपकी फेडिंग स्टार्ट हो जाती है। और लॉन्ग टर्म फेडिंग यही हमें देती है कि अगर आपके पास सिग्नल्स बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस पे कन्वे किए जा रहे हैं, ट्रांसमिट किए जा रहे हैं, तो होपफुली कि इसके अंदर इफेक्ट्स भी ज़्यादा इंक्लूडेड होंगे और फिर लॉन्ग टर्म
ट्रांसमिशन के अंदर फिर आपके पास लॉन्ग टर्म फेडिंग्स भी इंक्लूडेड हो जाती हैं, जिसकी वजह से मोस्टली आप रिमोटली ऑब्स्टिकल को देखते हैं कि आपके पास ऐसी एरियाज जहाँ पर सिग्नल्स को प्रोपेगेट करना, दूर एक्सटेंट तक प्रोपेगेट करना बहुत मुश्किल है, तो उसमें आपका सिग्नल काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाता है। आफ्टर दैट ये आपके पास कुछ इफेक्ट्स जो हैं वो शो किए गए हैं ग्राफिकली, जिसमें शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स जो हैं वो फेडिंग के और लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हैं फेडिंग के, जो एक सिग्नल को प्रेजेंट किए जाते हैं, जिसमें सिग्नल आपका डिस्टॉर्ट होता है, जिसमें उसकी पावर जो है बहुत ज़्यादा मिनिमाइज हो जाती है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। और ये क्विक चेंजेस जो आपके सामने नज़र आ रहे हैं हर सिग्नल को, हर एक टाइम पीरियड के बाद बार बार एक चीज़ जो है वो चेंज हो रही है, उसका फेज एंगल चेंज हो रहा है बार बार, तो आपका सिग्नल मजीद फेड होता जा रहा है। शॉर्ट टर्म फेडिंग एंड लॉन्ग टर्म फेडिंग इज डिनोटेड एज दैट डॉटेड लाइन, जिसमें आपके पास एक लॉन्ग डिस्टेंस तक जो है वो चेंज क्रिएट हो रहा है और आपकी पावर जो है वो मिनिमाइज हो रही है, रिसीविंग पावर आपकी मिनिमाइज हो रही है विद इफेक्ट ऑफ द टाइम। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मल्टीप्लेक्सिंग का। मल्टीप्लेक्सिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आपके पास मल्टीपल चैनल्स या मल्टीपल ट्रांसमिशन इंफॉर्मेशन जो है वो एक सिंगल मीडियम के ऊपर शेयर कर दिए जाते हैं। मीन्स कि आपके पास इनपुट डाटा में बहुत ज़्यादा ट्रांसमिशन लाइंस आ रही होती हैं और उन ट्रांसमिशन लाइंस के को हम डिफरेंट चैनल्स को हम एक जगह मर्ज कर देते हैं और एक शेयर्ड मीडियम के थ्रू उसको ट्रांसमिट कर देते हैं। रिसीवर एंड पर उसकी डीमल्टीप्लेक्सिंग होती है ताकि उसको दोबारा वो सिग्नल ट्रांसमिशन चैनल्स जो हैं वो दोबारा उसी हालत में गेट कर दिए जाएँ जिस तरह से वो मल्टीपली स्प्रेड हुए थे और देन मल्टीप्लेक्स होकर एक ही जगह मर्ज हो गए थे, और फिर वही ट्रांसमिशन डाटा रिसीवर एंड पर भी उसी तरह से डीमल्टीप्लेक्स होकर दोबारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। अब इनको हम डिफरेंट नेटवर्क्स के ज़रिए से देखते हैं या डिफरेंट डायमेंशंस के ज़रिए से देखते हैं कि मल्टीप्लेक्सिंग को कैसे परफॉर्म किया जाए, जिसमें स्पेस, टाइम, फ्रीक्वेंसी एंड कोड शामिल है। जैसे आपको ये नज़र आ रहा है कि सेंडर वन जो है वो एक स्पेसिफिक चैनल यूज़ कर रहा है, देन सेंडर टू स्पेसिफिक चैनल यूज़ कर रहा है, इस तरह एंड टाइम तक आपके पास सेंडर्स जो हैं वो अपनी अपने ट्रांसमिशन चैनल यूज़ करके मल्टीप्लेक्सिंग परफॉर्म कर रहे हैं। इन तमाम सेंडर्स की ट्रांसमिशन एक जगह आकर शेयर मीडियम पे मर्ज हो जाती है और वो शेयर मीडियम फिर आप जो है वो रिसीवर एंड तक कन्वे करते हैं। उसकी ट्रांसमिशन के बाद रिसीवर एंड पर डीमल्टीप्लेक्सर्स लगे होते हैं जो सिग्नल्स ट्रांसमिटेड चैनल्स को डीमल्टीप्लेक्स करते हैं और डिफरेंट रिसीवर्स के लिए उन ट्रांसमिशन चैनल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब ये जो एक क्राइटेरिया है मल्टीप्लेक्सिंग का, ये इन चार डोमेन्स के ऊपर डिवाइडेड है, इन चार डायमेंशंस के ऊपर डिवाइडेड है: स्पेस, टाइम एंड फ्रीक्वेंसी कोड। हम यहाँ पर तीन चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो कि मॉडर्न एज में और एक न्यू टेक्निक्स के साथ इस्तेमाल हो रहे हैं, एफडीएम में, टीडीएम में, सीडीएम में, जिसमें आपको ये ग्राफिकली व्यू नज़र आ रहा है कि एक चैनल, आपके पास डिफरेंट चैनल्स हैं और उनकी अपनी अपनी बैंडविड्थ है फॉर स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए। वो उस होल टाइम जो उनको रिक्वायर्ड है उन तमाम में वो डिफरेंट चैनल्स को एक डिफरेंट बैंडविड्थ अलॉटेड होती है और एक बैंडविड्थ दूसरी बैंडविड्थ को ओवरलैप नहीं करती। फॉर एग्जांपल अगर एक चैनल को एक स्पेसिफिक बैंडविड्थ फ्रीक्वेंसी की बैंडविड्थ रिक्वायर्ड है और उसमें वो ट्रांसमिशन परफॉर्म कर रहा है, तो उस ट्रांसमिशन के दौरान वो किसी दूसरे चैनल की बैंडविड्थ को इंटरफेयर नहीं करेगा और उसमें कोई डिस्टॉर्शन क्रिएट नहीं करेगा, जिसकी वजह से आपकी ओवरलैपिंग नहीं होगी। तो ये एक स्पेसिफिक गार्ड, स्पेस गार्ड्स के ज़रिए से इनको सेपरेट आउट किया जाता है ताकि इनमें किसी एक बैंडविड्थ का इफेक्ट दूसरी बैंडविड्थ में ना आए। टीडीएमए में आपके पास होल बैंडविड्थ ऑल चैनल्स के लिए रिक्वायर्ड होती है, बट फॉर स्पेसिफिक टाइम पीरियड, एक टाइम ड्यूरेशन के लिए। हर बैंडविड्थ चैनल के तमाम चैनल्स के लिए अपना एक स्पेसिफिक टाइम रिक्वायर्ड होता है और इसमें ओवरलैपिंग पॉसिबल है। अगर हम इनकी जो इंटरफेरेंस रेंज है उनको फॉलो ना करें तो हम एक हमारा कोई भी एक चैनल जिसमें होल बैंडविड्थ एक्वायर्ड की हुई है, वो किसी दूसरे चैनल को उसके स्पेसिफिक टाइम के बाद इंटरफेयर कर सकती है और ओवरलैपिंग क्रिएट कर सकती है। तो इसमें दो चैनल आपस में ओवरलैप हो सकते हैं अगर उनकी टाइम ड्यूरेशंस को काउंट ना किया जाए और उनकी टाइम टाइम ड्यूरेशन का ख्याल ना किया जाए। इसके बाद लास्ट में हमारे पास है सीडीएम में। सीडीएम में हमारे पास जो है इनमें दोनों फ्रिक्वेंसी और टाइम को दोनों को सेम रखा जाता है। ये नहीं कि जिस तरह फ्रिक्वेंसी में हम टाइम को जो है वो फिक्स कर देते थे और फ्रिक्वेंसी के स्पेक्ट्रम डिफरेंट डिफाइन हुआ करते थे, डिफरेंट बैंडविड्थ की फ्रिक्वेंसीज हमारे पास हर चैनल के लिए जो है वो एलोकेट होती थी, और टाइम डोमेन में जिस तरह से जो है वो टाइम को
डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज के लिए जो है वो अलॉट कर दिया गया जाता था, लेकिन बैंडविड्थ उसमें होल्ड रिक्वायर्ड होती थी। सीडीएमए में ये इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। सीडीएमए में दोनों फ्रिक्वेंसी और टाइम दोनों को फिक्स कर दिया जाता है और उनको फिर स्मॉल चैनल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है और हर चैनल को उसका एक स्पेसिफिक कोड प्रोवाइड किया जाता है। अब इसमें ये कम्प्लेक्स सिचुएशन बन जाती है क्योंकि आपके पास कोड जो है वो हर चैनल को आइडेंटिफाई कर रहा है। तो रिसीविंग साइड पे जब आप कोड को देख रहे होते हैं तो कोड साइड रिसीविंग को ये चीज़ नो होनी चाहिए कि जिस चैनल को स्पेसिफिक वो रिसीव करना चाह रहा है, जिस चैनल में वो ट्रांसमिशन को रिसीव करना चाह रहा है, उस चैनल का कोड उसको ज़रूर पता होना चाहिए। अगर वो कोड आइडेंटिफाई कर लेता है देन वो फिर अपनी ट्रांसमिशन को रिसीव कर लेता है, नहीं तो उसको बहुत प्रॉब्लम होती है, एक कम्प्लेक्स सिचुएशन बन जाती है और इस सिचुएशन में ट्रांसमिशन हैंडल करना बहुत मुश्किल है। तो ये कुछ ग्राफिकल चीज़ें हैं जिसमें मेंशन किया गया एफडीएमए को, टीडीएमए को, एफडीएमए एंड टीडीएमए को कंबाइन करके एक कम्प्लेक्स सिचुएशन जो कि कोड बेस्ड चैनल ट्रांसमिशन डायमेंशंस को क्लैरिफाई किया गया है फॉर द मल्टीप्लेक्सिंग। एफडीएमए में जैसे आपको बताया गया कि आपके पास सब डिवाइडेड फ्रीक्वेंसी डायमेंशंस होती हैं जो कि नॉन ओवरलैपिंग फ्रीक्वेंसी बैंड है कि एक फ्रीक्वेंसी बैंड दूसरे फ्रीक्वेंसी बैंड को कभी ओवरलैप नहीं करेगी। हर एक फ्रीक्वेंसी हर एक चैनल को उसकी एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी बैंड प्रोवाइड कर दिया जाता है जिसमें वो सेंडर अपनी ट्रांसमिशन को रिसीवर तक कन्वे करता है और वो कंटिन्यूसली उसी बैंड में ही को यूज करता रहता है। टाइम डिवीजन में आपके पास ये मोर फ्लेक्सिबल है। इसमें होल बैंडविड्थ जो है वो एक चैनल को प्रोवाइड कर दी जाती है बट फॉर स्पेसिफिक अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के लिए। उसके बाद अगर उसका टाइम खत्म हो जाता है तो देन उसकी जो बैंडविड्थ की लिमिट है वो भी खत्म हो जाती है। फिर उसके बाद वो नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी बैंड या नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी चैनल के लिए टाइम अलॉटेड हो जाता है और जिसमें रहते हुए फिर वो उसको यूटिलाइज करना शुरू कर देता है। तो एक सर्टेन टाइम अमाउंट के लिए उसको ये चीज़ रिक्वायर्ड होती है, उसके बाद इस चीज़ से वो बिल्कुल हट जाता है। देन सीडीएमए में रिलेटिवली एक न्यू स्कीम है, कमर्शियल बेसिस पे कम्युनिकेशन इसकी होती है। इसमें कोड बेस हर चैनल को असाइन कर दिए जाते हैं। कोड बेस चैनल को जो है वो आइडेंटिफाई किया जाता है कि जिस चैनल में एक ट्रांसमिशन अगर होनी है तो उसको उसके स्पेसिफिक कोड से ही आइडेंटिफाई किया जाएगा, सेंडर एंड पे भी और रिसीवर एंड पे भी। ये कुछ आपके सामने जो है वो दोनों को कंपैरेटिवली स्कीम बयान की गई है जिसमें एफडीएमए और टीडीएमए को कंपेयर किया गया है। एफडीएमए बेसिकली जो है वो एक आपके पास मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक है जिसमें टाइम डोमेन को ऐड कर दिया गया है और डिफरेंट स्लॉट ऑफ फ्रीक्वेंसी डोमेन इसके अंदर रख दिए गए हैं। टीडीएमए में आपके पास होल इंटायर बैंडविड्थ दे दी जाती है। एफडीएमए में स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी डोमेन होती है, उस फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर रहते हुए वो मल्टीप्लेक्सिंग परफॉर्म करता है। टीडीएमए में हर चैनल के लिए होल बैंडविड्थ रिक्वायर्ड होती है, वो एक स्पेसिफिक टाइम के लिए यूज करता है और उसके बाद फिर उसको छोड़ देता है। एफडीएम में जो है वो बेसिकली एनालॉग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है एंड टीडीएमए को हम डिजिटल सिग्नल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। एफडीएमए में सिंक्रोनाइजेशन रिक्वायर्ड नहीं होती है, जैसे कि हर हर एक सिग्नल्स को, हर एक ट्रांसमिशन सिग्नल्स को उसकी अपनी स्पेसिफिक बैंडविड्थ एलोकेट होती है और उसको वो जितने टाइम चाहे यूज़ कर सकता है। लेकिन टाइम डोमेन में सिंक्रोनाइजेशन लाजमी है। टाइम डोमेन में रहते हुए आपने अपने टाइम का ख्याल रखना है, अपनी टाइम लिमिट का ख्याल रखना है। जो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम आपको रिक्वायर्ड है उसके अंदर आप होल बैंडविड्थ को यूटिलाइज करें, अपनी ट्रांसमिशन परफॉर्म करें एंड देन उससे पुट ऑन हो जाए। इसके बाद आपके पास जो एफडीएम है उसमें कम्प्लेक्स सर्किटरी ऑफ ट्रांसमीटर एंड रिसीवर होते हैं। टीडीएम में की सर्किटरी कम्प्लेक्स नहीं होती है, उसमें जस्ट आपके पास ट्रांसमीटर ने थोड़े देर के लिए एक थोड़े वक्त के लिए टाइम के लिए सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के लिए आप ट्रांसमिशन को यूज करता है और उसके बाद देन उसको लीव कर देता है। एफडीएमए को क्रॉस टॉक प्रॉब्लम्स जो है वो इम्पैक्ट कर जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक बैंडविड्थ में बहुत ज़्यादा हाई ट्रैफिक हो जाती है तो वो दूसरी बैंडविड्थ में अप्रोच करने की कोशिश करता है। टीडीएमए में ऐसा कुछ नहीं है। टीडीएमए में क्रॉस टॉक जो है उसको सर्व नहीं किया जाता कि वो दूसरी बैंडविड्थ को यूटिलाइज करे। उसमें टाइम का बहुत बहुत ख्याल रखा जाता है क्योंकि इस तरह से डिस्टॉर्शन क्रिएट होती है और ट्रांसमिशन आपकी ठीक तरीके से परफॉर्म नहीं होती है। सिमिलरली इसी तरह ये आपकी प्रॉपर्टीज जो है वो यहाँ मेंशन है। आफ्टर दैट जो स्पेस डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है ये सबसे ओल्ड टेक्निक है। स्पेस डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में बहुत पुराने ज़माने में आपके पास जो है वो चैनल्स को यूटिलाइज किया जाता था। इसमें हर चैनल को बहुत ज़्यादा स्पेस गार्ड के ज़रिए से
चैनल्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते थे। 6 चैनल्स के ऊपर इसका काम होता था, हर एक में उसकी स्पेसिफिक स्पेस होती थी। हर स्पेस की 3 डायमेंशनल ट्रांसमिशन होती थी, वो चैनल के अंदर सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता था एंड देन रिसीव करता था। और जैसे ही ये आपके पास सामने ये सर्कुलर रीजन नज़र आ रहा है जिसमें एक स्पेस जो है वो अलॉट हुई हुई है एक बेस स्टेशन के लिए, और उसमें वो कम्युनिकेट कर रहा है फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। उसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस अलॉटेड होती थी दूसरे चैनल के गिर्द जिसमें वो कम्युनिकेट करें। तो स्पेस गार्ड की वजह से काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें कंज्यूम करता था, काफ़ी स्पेस कंज्यूम करता था, जिसकी वजह से इसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो कम हो जाती थी। सिमिलरली ये फ्रीक्वेंसी डोमेन मल्टीप्लेक्सिंग आपकी परफॉर्म हो रही है, जिसमें उसकी एडवांटेजेस के बारे में बताया है कि ये डायनामिक कोऑर्डिनेशन इसके अंदर नहीं होती है। ठीक है कि आप अगर जिस बैंडविड्थ में हैं उसी बैंडविड्थ में आप कम्युनिकेट करेंगे, उसके अलावा आप किसी बैंडविड्थ में कम्युनिकेट नहीं करेंगे। और इसका क्योंकि एक एनालॉग सिग्नल्स के ज़रिए से इसका काम हो रहा होता है, इसमें हर फ्रीक्वेंसी को उसका एक टाइम पीरियड जो है वो फिक्स्ड कर दिया गया है, उसी टाइम पीरियड होल टाइम पीरियड को कंज्यूम करते हुए अपने स्पेसिफिक बैंडविड्थ के अंदर रहते हुए हर सिग्नल को उसकी प्रॉपर ट्रांसमिशन प्रोवाइड करता है। डिसएडवांटेजेस में इसका ये है कि इसमें वेस्टेज ऑफ बैंडविड्थ होती है, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ एक फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ ऐसी है जिसके ऊपर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हाई है और दूसरा जिसके ऊपर ट्रैफिक बिल्कुल नहीं है, तो अगर इसको दूसरी बैंडविड्थ में शिफ्ट किया जाए तो वो इसको अलाउ नहीं करने देता, और इस सूरत में आपके पास जो बैंडविड्थ जिसमें ट्रैफिक बिल्कुल नहीं है वो वेस्टेज हो जाती है। तो मीन्स कि ये आपके पास इनफ्लेक्सिबल भी है और इसमें गार्ड स्पेसेस भी बहुत ज़्यादा हैं, ये भी आपके बहुत बहुत ज़्यादा स्पेस कैरी करती है। इसके बाद आपके पास टाइम डोमेन जो कि जिसमें को चैनल इंटरफेरेंस होती है, कि एक चैनल अगर स्पेसिफिक टाइम के लिए कोई भी काम कर रहा है या कुछ भी ट्रांसमिशन परफॉर्म कर रहा है, तो अगर उसकी टाइम लिमिट ख़त्म हो जाती है तो वो रिस्पॉन्सिबल होगा कि वो अपने टाइम के बाद अपने एक स्पेसिफिक गार्ड स्पेस के अंदर रहते हुए उस चीज़ को ख़त्म कर दे ट्रांसमिशन को। नहीं तो वो दूसरे ट्रांसमिशन को इंटरफेयर करेगा और उस इंटरफेरेंस की वजह से आपके चैनल में डिस्टॉर्शन काफ़ी ज़्यादा होगी और आपकी ट्रांसमिशन ठीक तरीके से परफॉर्म नहीं होगी। एडवांटेजेस में यही कि ओनली ओनली वन कैरियर इन द मीडियम एट ऑल द टाइम। तमाम टाइम के लिए जो आपके पास कैरियर है वो होल बैंडविड्थ जैसे अलॉटेड होती है इसके अंदर। तो तमाम टाइम के लिए सिर्फ एक ही मीडियम उसमें काम कर सकता है, एक ही चैनल उसमें काम कर सकता है। उसका टाइम खत्म होने के बाद फिर दूसरे चैनल की बात आती है, दूसरे चैनल का काम शुरू हो जाता है। तो ये इस तरह से इसमें जो मल्टीप्लेक्सिंग है वो काफ़ी ज़्यादा सिंक्रोनाइज होनी चाहिए। हर चैनल दूसरे चैनल का ख्याल रखे कि वो अपनी टाइम लिमिट के बाद उसको ख़त्म कर दे, नहीं तो फिर ये इस तरह ट्रांसमिशन में प्रॉब्लम आएगी, स्टैग्नेशन क्रिएट होगी और आपके ट्रांसमिशन के पाथ भी लॉस हो सकते हैं। कम्बिनेशन ऑफ एफडीएमए एंड टीडीएमए, जैसे आपको कहा कि हर एक की अपनी क्वालिटी है। एफडीएमए की अपनी क्वालिटीज़ हैं, टीडीएमए की अपनी क्वालिटीज़ हैं। एफडीएमए अपने लिहाज से जो है वो बेटर परफॉर्मेंस देता है, टीडीएमए अपने लिहाज से बेटर परफॉर्मेंस देता है, लेकिन कुछ इसमें ड्रॉबैक्स भी हैं। जब हम इन दोनों टेक्निक्स को और इन दोनों डायमेंशंस को कंबाइन कर लेते हैं तो इन कॉम्बिनेशन हमारे पास एक रोबस्ट फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव इंटरफेरेंस हो जाती है। तो वो उस तमाम फ्रीक्वेंसी अदर फ्रीक्वेंसीज की इंटरफेरेंस को बड़ा अच्छे तरीके से परफॉर्म करने पे जो है या उसको इंटरफेरेंस से रोक सकता है डिफरेंट सिग्नल्स को आपस में। लेकिन इसका एक प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर प्रोटेक्शन वीक है। इसमें इजीली कोई भी सीक्वेंस में जाकर किसी भी सीक्वेंस में किसी भी फ्रीक्वेंसी को लिसन कर सकता है, किसी भी चैनल को जो है वो इसमें जाके उससे इंफॉर्मेशन गैदर कर सकता है। तो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है कंबाइनिंग एफडीएम एंड टीडीएमए में। लेकिन इसके अलावा ये रोबस्ट भी काफ़ी ज़्यादा है और इसमें कम्युनिकेशन बड़ा पावरफुल होती है और इंटरफेरेंस से बच भी सकते हैं। जब हम कंबाइन कर लेते हैं तो हमारे पास कुछ एडवांटेजेस भी इसकी सामने आती हैं। ठीक है, बेटर प्रोटेक्शन अगेंस्ट अ टैपिंग, टैपिंग के क्रॉस इसमें बेटर प्रोटेक्शन होनी चाहिए। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अ फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव इंटरफेरेंस, तो अगर हम सेलेक्टिव इंटरफेरेंस कर रहे हैं किसी भी एक फ्रीक्वेंसी के क्रॉस, तो हमें उसकी भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी चाहिए। और हायर डाटा रेट इसके अंदर पॉसिबल है थ्रू कोड मल्टीप्लेक्सिंग, क्योंकि कंबाइन हम तभी करते हैं जब हम टाइम और फ्रिक्वेंसी को फिक्स कर देते हैं और उनमें डिफरेंट चैनल्स के अंदर उनको डिवाइड कर देते हैं और डिफरेंट चैनल्स को फिर उनके स्पेसिफिक कोड प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। जब
इतने ज़्यादा चैनल्स आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में आ जाते हैं तो आपकी डाटा रेट भी हाई हो जाता है और आपकी ट्रांसमिशन भी पावरफुल हो जाती है। ये सिंपल आपके पास कोड डिवीजन जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ एफडीएमए एंड टीडीएमए है। इसके बाद आपके पास आ जाता है जो ओल्ड सिस्टम था, कम्युनिकेशन था, उसमें आपके पास सिंगल टावर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोड आ जाता था और काफ़ी हाई रेंज के ऊपर ट्रांसमिशन परफॉर्म होती थी, जिसके लिए हाई पावर रिक्वायर्ड होती थी और हाई पावर के ऊपर ट्रांसमिशन करना बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता था, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के इंटरफेरेंस आपके सामने आ जाते थे। और इससे बचने के लिए जब सेलुलर सिस्टम्स को प्रेजेंट किया गया तो सेलुलर सिस्टम आपके पास स्मॉल सेल्स के अंदर स्मॉल सेल एरियाज जियोग्राफिकल एरियाज में कन्वर्ट हो जाता, जिसमें हाई कैपेसिटी ऑफ यूजर्स जो हैं वो आइडेंटिफाई होते हैं और लेस ट्रांसमिशन पावर नीड होती थी और मोस्ट रोबस्ट चीज़ इसके अंदर आ जाती है कि ये किसी किस्म की भी इंटरफेरेंस से जो है एक सिंगुलर सेल को आइडेंटिफाई करके उसमें से इंटरफेरेंस या डिस्टॉर्शन या किसी किस्म के भी सिग्नल्स प्रॉब्लम को एलोकेट कर सिग्नल प्रॉब्लम्स को यहाँ से रिमूव कर सकता है। प्रॉब्लम इसमें क्या है कि फिक्स नेटवर्क नीडेड फॉर द बेस स्टेशन। एक बेस स्टेशन के लिए फिक्स नेटवर्क चाहिए, ये नहीं कि आपका अगर किसी एक नेटवर्क पे आपका एक सिस्टम चल रहा है, चाहे वो एक टाइम डायमेंशन के ऊपर है या फ्रीक्वेंसी डायमेंशन के ऊपर है, तो आपको उसी के ऊपर ही रहना है। ये अगर किसी एक सेल में कुछ भी चेंजेस कर दी जाती हैं तो वो आपके स्टेशन में या बेस स्टेशन के ऊपर मोबाइल कम्युनिकेशन को प्रॉब्लम प्रोवाइड कर सकता है। और इसमें ये भी चीज़ है कि आप एक सेल से ट्रांसमिशन को दूसरे सेल तक ज़रूरी है पहुंचाना, इसीलिए आप सेलुलर कम्युनिकेशन परफॉर्म करते हैं, एक सेलुलर सिस्टम बिल्ड करते हैं, जिसमें आपके पास आपकी इंफॉर्मेशन दूसरे तक पहुंच सकती है या एक सिंगल सेल से जो इंफॉर्मेशन है, ट्रांसमिटेड सिग्नल्स हैं, वो दूसरे तक को भी रिसीव हो सकते हैं और इंटरफेरेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो सकती है अदर सेल्स के साथ। तो सेल का जो साइज़ होगा इन सिटी एरियाज़ में, क्योंकि सिटी एरियाज़ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा कंजेस्टेड होते हैं, तो उन कंजेस्शन की वजह से उनका जो सेल का एरिया होता है वो लिमिटेड होता है ना विद इन 100 मीटर रेडियस। लेकिन जब आप कंट्री साइड पे आउटसाइड द सिटीज़ आप बात करें जहाँ पर आपके पास वास्ट एरियाज़ और काफ़ी खुली जगह होती हैं, तो वहाँ पर आपका जो रेडियस होता है एक सेल का वो तकरीबन 35 किलोमीटर तक अप्रोच करता है। आपका जो सेल है वो हेक्सागोनल आइडेंटिफायर जिसकी 6 साइड्स हैं, जिसका जो इसकी शेप की वजह यही है कि ये ज़्यादा कम्युनिकेट कर सकता है, ये ज़्यादा एरियाज तक जो है वो कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर सकता है, ट्रांसमिशन प्रोवाइड कर सकता है। अगर कोई भी एक सेल दूसरे सेल अगर कोई भी एक मोबाइल मोबाइल सेल्स जो है वो आपके पास किसी एक सेल से दूसरे सेल में मूव ऑन करता है, तो वो ईज़िली वहाँ से ट्रांसमिशन सिग्नल्स को आगे तक कंडक्ट कर सकता है, ट्रांसमिट कर सकता है, जिसके लिए हम क्लस्टरिंग इस्तेमाल करते हैं इन अ सेलुलर सिस्टम और इन अ सेलुलर नेटवर्क। क्लस्टरिंग हमें ये हेल्प आउट करता है कि कोई भी एक सेल दूसरे सेल के साथ जो है वो इंटरफेयर करके कम्युनिकेशन परफॉर्म कर सकता है। आफ्टर दैट आपके पास चैनल एलोकेशन आती है। सेलुलर सिस्टम के अंदर चैनल एलोकेशन आपकी 3 किस्म की है। एक फिक्स चैनल एलोकेशन है, बोरो चैनल एलोकेशन है और डायनामिक चैनल एलोकेशन है। फिक्स चैनल एलोकेशन में आपके पास जो असाइनमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसीज है वो एक स्पेसिफिक क्लस्टर को प्रोवाइड कर दी जाती हैं और एक सेल विच इज़ नॉट वेरी एफिशिएंट इफ ट्रैफिक लोड इज़ वेरी, अगर उसका ट्रैफिक लोड किसी एक सेल के ऊपर वेरी कर रहा है और वो चाहता है कि ये ट्रैफिक लोड जो है वो किसी के साथ कंप्रोमाइज या किसी के साथ हम शेयर कर लें, तो इसमें जब फ्रीक्वेंसी चैनल फिक्स्ड हैं तो इसमें शेयरिंग पॉसिबल नहीं होती है और ट्रैफिक फिर अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज नहीं हो पाती है किसी भी एक स्पेसिफिक चैनल के लिए। बोरोइंग चैनल में अगर आपके पास ट्रैफिक हाई हो जाती है तो वो किसी नेबर सेल से कोई भी एक सेल किसी नेबर सेल से कोई ट्रैफिक को बोरो कर सकता है एंड देन उनको हैंडल करके आगे अपने बेस स्टेशन के कंट्रोलर जो है उनको हैंडल करके आगे पहुंचा सकता है कम्युनिकेशन को सेंडर से रिसीवर तक प्रॉपर तरीके में विदाउट अफेक्टिंग विद द ट्रैफिक। डीसीए के ज़रिए से जब आपके पास चैनल में डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज के ऊपर आपका कम्युनिकेशन या ट्रांसमिशन परफॉर्म हो रही होती है थ्रू वायरलेस कम्युनिकेशन, तो इसमें फ्रिक्वेंसीज जो है वो बोरो होती हैं लेकिन इन डायनामिक वे में एलोकेशन हो रही होती है, जिसके थ्रू जो सराउंडिंग से कहीं भी किसी भी जगह जाकर सेल में वो बोरो कर सकता है और वहाँ से उन फ्रिक्वेंसीज को ट्रैफिक कन्वर्ट करके डाइवर्ट करके उन फ्रिक्वेंसीज की जो ट्रैफिक है उनको हैंडल कर सकता है।
जिसकी वजह से हमारी जो इंटरफेरेंस है वो रिड्यूस हो जाती है। इंटरफेरेंस हमारे पास जो एक सेल से दूसरे सेल में है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है, लेसन हो जाती है डायनामिक चैनल एलोकेशन में, जो कि बाकियों में मौजूद नहीं है। इसके बाद सेल ब्रीथिंग आ जाता है। सेल ब्रीथिंग हमारे पास कॉमनली एक नाउन एज टर्मिनोलॉजी है फॉर CDMA इन कम्प्लेक्स डोमेन मल्टीप्लेक्सिंग और कोड डोमेन मल्टीप्लेक्सिंग। जिस तरह आपके पास एक सिंगल बूस्टर या सिंगल बेस स्टेशन में लोड ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, तो आपकी जो जो आपकी ट्रांसमिशन है वो श्रिंक अप हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा नॉइस ऐड हो जाती है और यूज़र सेल को प्रॉपर तरीके से ट्रांसमिशन जो है वो रिसीव नहीं होती। तो इसकी बेस के ऊपर जब आपकी सेल की ब्रीथिंग स्टार्ट हो जाती है, मींस कि आपका सेल जो है वो कंजस्टेड हो गया है, उसमें काफ़ी ज़्यादा सेलुलर डिवाइसेस आ गई हैं जिनकी वजह से आपकी ट्रांसमिशन प्रॉपर तरीके से परफॉर्म नहीं हो रही है और ड्यू टू द हाई ट्रैफिक आपकी जो यूज़र की कम्युनिकेशन है या ट्रांसमिशन है उसमें काफ़ी ज़्यादा नॉइस ऐड हो गई है। तो जिसकी बेस के ऊपर आपका यूज़र के ज़्यादा चांसेस हैं कि आप उनके सेल्स जो हैं वो ड्रॉप हो जाएँ या उनकी कम्युनिकेशन पॉइंट्स जो हैं वो ड्रॉप हो जाएँ, जिनकी वजह से प्रॉपर कम्युनिकेशन परफॉर्म नहीं होती है। तो हमें सेलुलर सिस्टम के अंदर का काफ़ी ख्याल रखना चाहिए कि एक ही सेल के ऊपर इतना ज़्यादा लोड नहीं डाल देना चाहिए जिसकी ट्रांसमिशन के ऊपर जो है वो ड्यू टू हाई लोड और हाई नॉइज़ की वजह से ट्रांसमिशन फेड अप हो जाए और आपकी ट्रांसमिशन प्रॉपर तरीके से किसी भी मोबाइल कम्युनिकेशन को प्रोवाइड ना हो सके और जिसकी रीज़न की वजह से आपकी जो ट्रांसमिशन है सेल्स की वो भी ड्रॉप हो सकती है। ये हमारा लास्ट टॉपिक था अपने सेकंड लेक्चर के लिए। नेक्स्ट इंशाल्लाह आपकी जो है